जिमल अचानक उस आदमी को देखकर डर गई थी, मगर उसकी जुर्रत पर जोर से चीखते हुए उसे अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली, जो इसको खींच कर गाड़ी से दूर झाड़ियों की तरफ ले जा रहा था। खामोशी से चल मेरे साथ, वरना यही मारकर फेंक डालूंगा तुझे। वो आदमी बाकायदा जिमल का बाजू खींचकर उसे झाड़ियों की तरफ ले जाता हुआ साथ ही धमकी देता हुआ बोला। जिमल के मुज़ाहमत करने पर वह जिमल को पथरीली सड़क पर धक्का दे चुका था। जान छुड़ाकर भागना चाहती है मुझसे? दरिंदा मालूम है क्या होता है? नहीं ना, आज मैं तुझे बताऊंगा। इससे पहले वो आदमी जिमल की तरफ गलत इरादे से बढ़ता पीछे से भाग कर आता हुआ दुरैद बुरी तरह उस आदमी पर झपट पड़ा। क्या बताएगा, बोल। दुरैद ने उस आदमी का गिरबान पकड़कर उसके मुंह पर पे दर पे मुक्के रसीद करना शुरू कर दिया। नीचे गिरी हुई जिमल दुरैद को देखकर शुक्र अदा करते हुए जल्दी से खड़ी हो गई। दरिंदगी दिखानी है तुझे? चल मुझे दिखा आज अपनी दरिंदगी। दुरैद ने गुस्से में इस आदमी को खुद पर हमला करने की मोहलत दिए बगैर उसके पेट में घूंसे मारने लगा। वो आदमी अपना बचाव करता हुआ नीचे पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। दुरैद, छोड़ दें इसको, वो खुद भी माफ़ी मांग रहा है अब। दुरैद शदीद गुस्से में इस आदमी को लातों से मारने लगा। तब जिमल दुरैद से बोली। वो आदमी अपने बचाव के लिए दुरैद से माफ़ी मांगने लगा। इन गंदे हाथों से छुआ तूने इसको, बोल। मेरा बस नहीं चलता इसको छूने वाले कि मैं हाथ उसके जिस्म से अलग कर दूं। वो आदमी मार खा कर अब आत्महरा हो चुका था। अपनी तरफ दुरैद को भारी पत्थर लाता हुआ देखकर वह ज़मीन से उठने की कोशिश करने लगा, मगर दुरैद ने उसके सीने पर लात मारकर उसे दोबारा नीचे गिरा दिया। क्या हुआ? निकल गई सारी दरिंदगी? चल मैं तुझे बताता हूँ दरिंदगी क्या होती है। दुरैद बोलता हुआ भारी पत्थर को भारी भारी उसके दोनों हाथों पर मारने लगा। वो मर जाएगा दैद, छोड़ दे उसको प्लीज़। जिमल दुरैद को बाजू से पकड़कर पीछे हटाते हुए खुद से भी रोने लगी। वो दुरैद का गुस्सा और जुनूनी अंदाज देखकर खुद भी डर गई थी। मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? जस्ट रिलैक्स। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? दुरैद जिमल की तरफ पलटने के बाद फिक्रमंद लहजे में बोलता हुआ उसके आंसू पूछने लगा, जबकि वो आदमी सड़क पर पड़ा हुआ दर्द से करा रहा था। दुरैद ने बहुत बुरे तरीके से उसके दोनों हाथ कुचलकर खून हम खून कर डाले थे। दैद, यहाँ से चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमल उस आदमी की हालत देखने के बाद चारों तरफ सुनसान इलाके में नजर दुराती हुई दुरैद से बोली, डरने की क्या ज़रूरत है जान, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलकर कार में बैठो। दुरैद जिमल के कंधे के गिर्द अपना बाजू रखकर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। जिमल को वो वक्त याद आने लगा जब 2 माह पहले यूनिवर्सिटी में एक लड़के के बदतमीज़ी करने पर जिमल ने इस लड़के के गाल पर थप्पड़ मारा था। तब उल्टा कैफ ने उसी को बातें सुनाई थी और गुस्सा भी किया था। साथ ही कैफ ने उस लड़के से सॉरी भी कहा था। बाद में कैफ ने जिमल को समझाया था कि अगर उस लड़के ने जिमल को ज़रा सा टच भी कर दिया था तो इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। वो लड़का इस थप्पड़ के बदले में और भी कुछ कर जाता तो वो क्या कर लेती? तब जिमल ने कैफ से पूछा, और अगर वो लड़का वाकई में थप्पड़ के बदले कुछ भी गलत करता तो तुम क्या करते क्या? क्योंकि जब उस लड़के ने बदतमीजी की थी कैफ उस वक्त जिमल के साथ ही था। वो दोनों ही वासिफ, निशा और सिमरन का इंतजार कर रहे थे। तब कैफ ने जिमल से अपनायत भरे लहजे में बोला कि इसलिए तो मैंने इस लड़के से सॉरी बोला ताकि वो जिमल के साथ कुछ गलत ना करे। गाड़ी कॉटेज के रास्ते पर रवाना थी और जिमल की सोचें जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। वापस लौटकर वो हॉल में आई तब जब उसे दुरैद के हाथ की गर्माइश अपने सर हाथ पर महसूस हुई। जिमल दुरैद को देखने लगी, जो एक हाथ से ड्राइविंग करता हुआ अपने दूसरे हाथ से जिमल का हाथ थामा हुआ था। चादर से कवर करो अपने आप को जिमल, सर्दी बढ़ रही है अब। दुरैद जानता था जिमल को सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए गाड़ी में हीटर ऑन होने के बावजूद वो जिमल की फिक्र करता हुआ बोला। साथ ही जिमल के हाथ पर हाथ रखा अपना हाथ हटाता हुआ ड्राइविंग करने लगा। दुरैद के लहजे से उसकी फिक्र हमेशा की तरह छलक रही थी। जिमल बगैर कुछ बोले खामोशी से खुद को चादर से लपेटती हुई अपना सर दुरैद के कंधे पर रख चुकी थी, जिस पर दुरैद ने ड्राइविंग करते हुए एकदम अपने कंधे पर टिका हुआ जिमल का सर देखा। नरम मुस्कुराहट के साथ जिमल के सर पर होंठ रखते हुए उसने अपनी तवज्जो दोबारा ड्राइविंग की तरफ कर दी। कॉटेज से के पास जैसे ही गाड़ी आकर रुकी वैसे ही जिमल ने सुकून का सांस लिया। दुरैद उसे देखने लगा, जो कि थोड़ी देर पहले हुए वाकई वैसे अब तक सहमी हुई बैठी थी। रिलैक्स हो जाओ जान, अब हम घर पहुंच गए हैं। दुरैद जिमल को देखता हुआ कहने लगा, साथ ही रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगा जहाँ रात 11 बज रहे थे। आप मुझे डरा देते हैं दैद, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगता है आप कैसे रिएक्शन पर। जिमल दुरैद को देखकर दिल में मौजूद सच बयान करने लगी, जो वो दुरैद को ड्राइविंग के वक्त नहीं बोल पाई। जिस तरह दुरैद इस आदमी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था, जिमल को दुरैद से ही डर लगने लगा था। इसने तुम्हें छुआ, हाथ लगाया, ये बात मुझे गुस्सा दिला गई। मुझे पसंद नहीं है मेरे अलावा और कोई दूसरा तुम्हें हाथ भी लगाए। दुरैद भी जिमल को अपने दिल में मौजूद सच बयान करके जिमल के कंधे से ढलकी हुई चादर ठीक करता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा और जिमल का बैग गाड़ी से निकालने लगा। शुक्र है आप दोनों पहुंच गए। बड़ी बेगम साहबा का 3 बार फोन आ चुका है, वो आप दोनों का ही पूछ रही थी। दुरैद और जिमल दाखिली दरवाजे से कॉटेज में दाखिल हो रहे थे तब खादिम मैनेजर कौन बीघा बेटा दुरैद के हाथ से दोनों बैग्स लेता हुआ बोला, हाँ रास्ते में बात हो गई थी, आंटी से बता चुका हूँ मैं उन्हें यहाँ पहुँचने का। इसके अलावा और क्या पूछ रही थी आंटी? दुरैद गौर से खादिम का चेहरा देखता हुआ पूछने लगा।
जज्जी और तो कुछ खास बात नहीं कर रही थी। खादिम हिचकिचाता हुआ दुरैद से बोला, वो जान कहता जो बात इतने अरसे से अब तक सबसे छुपी हुई थी, वो बाप अब उसकी बहन की कम अकली की बदौलत उसके बड़े साहिब का ये बेटा जान गया है, जो शायद उसको जाननी नहीं चाहिए थी। खादिम ने शारका ने अपनी शामत के डर से तबिंदा को भी इल्म नहीं होने दिया कि दुरैद को कैद वाले आदमी का पता चल गया है। और तुमने बड़ी बेगम साहबा को क्या कहा? दुरैद रौबदार लहजे में एक बार फिर खादिम से पूछने लगा। मेरी क्या मजाल जो मैं बड़ी बेगम साहबा को कुछ कहता, अब बड़े साहिब के बाद आप ही तो हमारे साहिब हैं जी। खादिम दुरैद के सामने खड़ा घबराता हुआ बोला, क्या हुआ दैद, कुछ हुआ है क्या? जमल दुरैद और खादिम की बातें सुनकर कंफ्यूज होती दुरैद से पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर चले। दुरैद जमल का हाथ पकड़ता हुआ उसे अंदर ले आया। वह खादिम की बातों से जान कैसा तो बिंदा को इन दोनों बहन भाइयों ने किसी बात की हवा नहीं लगने दी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुरैद की थोड़ी देर पहले जो तबिंदा से बात हुई थी, दुरैद उससे इस बात का अंदाज़ा लगा लेता। कॉटेज के अंदर पहुंचकर शारका जिमल से सलाम दुआ करती हुई, जबकि दुरैद खामोश खड़ा इन बेरहम सीढ़ियों को देख रहा था जिस पर से गिरने की वजह से उसकी माँ की मौत वाक़या हुई थी। इस वक्त वो छोटा था और अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब ये दर्दनाक वाक़या समन की जान लेने की वजह बना था। दैद, आप ठीक हैं? जिमल दुरैद की आंखों में उदासी महसूस करके दुरैद के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती दुरैद से पूछने लगी। वो जानती थी वो यहाँ आकर बिल्कुल चुप हो जाता था, इसलिए वो शुरू से ही बहुत कम यहाँ आता था। ठीक हूँ। दुरैद जिमल को इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश होकर अपने दाएं जानब दीवार को देखने लगा, जिस पर 9 साल पहले तक समन की तस्वीर हुआ करती थी। उसे याद पड़ता था वो यहाँ आखिरी बार 9 साल पहले से सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आया था। मामा की तस्वीर किसने हटाई इस दीवार से? दुरैद खादिम की तरफ देखता हुआ उसे पूछने लगा, जो कि सीढ़ियों से ऊपर मौजूद बेडरूम्स में बैग्स रखने के बाद नीचे आता हुआ हल्की आवाज़ में अपनी बहन को कुछ बोल रहा था। वो जी बड़ी बेगम साहिबा यानी तबिंदा के कहने पर हटाई थी मैंने। खादिम दुरैद को बताता हुआ उसके साथ खामोश खड़ी जिमल को देखने लगा, फिर जल्दी से बोला, बेगम साहिबा का कहना था कि बड़े साहब जी तस्वीर में बीबी जी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनके कहने पर वो तस्वीर स्टोर रूम में रख दी थी मैंने। खादिम बाकी की बात दुरैद को बताने लगा। जिमल दुरैद को देख रही थी कि जिसके माथे पर अब शिकने मौजूद थी। लाजमी से ये बात पसंद नहीं आई थी। जाओ स्टोर रूम से तस्वीर लेकर आओ, फ़ौरन इसे दीवार पर दोबारा लगाओ। अगर अब किसी को कोई भी परेशानी हुई तब भी वो तस्वीर इस दीवार से हटनी नहीं चाहिए। दुरैद की बात सुनकर खादिम सर हिलाता हुआ स्टोर रूम की तरफ चला गया, जबकि उसकी बहन शारका किचन में चली गई। मम्मा ने वो तस्वीर डैड के कहने पर यहाँ से हटाई थी दैद। इस वक्त मैं भी रूम में मौजूद थी जब डैड ने मम्मा से तस्वीर हटवाने का बोला था। खादिम के वहाँ से जाते ही जिमल दुरैद को वजाहत देती हुई बोली, वो नहीं चाहती थी दुरैद के दिल में तबिंदा की तरफ से कोई बदगुमानी आई। दुरैद के वापस पाकिस्तान आने के बाद जो सबसे अच्छी बात जिमल को लगी थी वो यही थी कि दुरैद और तबिंदा के ताल्लुकात पहले की निस्बत अब बेहतर हो गए थे, और वह चाहती थी दुरैद और तबिंदा वो हमेशा ऐसे ही रहे। मैं जानता हूँ ऐसा डैड नहीं कहा होगा, उन्हें तो कभी ज़िंदगी में कदर हुई मेरी माँ की, मरने के बाद वो क्या कदर करते हैं। बोलते हुए दुरैद के लहजे में तलखी घुल गई, जिसे महसूस करके जिमल खामोश हो गई। वो बहुत कम ही समन का जिक्र जिमल से करता था। क्या हुआ, सफ़र की थकन ज़्यादा हो गई है? इतनी डल क्यों लग रही हो? दुरैद पिछली सारी बातों को जहन से निकाल कर मुकम्मल तौर पर जिमल की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसका चेहरा गौर से देखता हुआ पूछने लगा, जो कि दुरैद को थका हुआ महसूस हो रहा था। मैं वाकई बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही हूँ, अब सिर्फ रेस्ट करना चाहती हूँ, खाने के लिए मुझे मत बुलाइएगा प्लीज़। जिमल दुरैद को देखती हुई बोली, क्योंकि अब उसे थकन वाकई महसूस हो रही थी। वो सिर्फ नींद लेना चाहती थी। ओके, मगर ऐसे खाली पेट नहीं सोना, तुम रूम में जाओ, मैं शारका को कह देता हूँ तुम्हारे लिए वहीं रूम में खाना ले आएगी। दुरैद प्यार से जिमल का चेहरा थाम कर बोला, जिस पर जिमल इकरार में सर हिलाकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बेडरूम में चली गई, जबकि खादिम समन की तस्वीर स्टोर रूम से लाकर दीवार पर लगाने लगा। दुरैद खादिम को देखता हुआ किचन में चला आया, जहाँ शारका मौजूद थी। तय खाने का रास्ता बताओ। दुरैद की आवाज़ पर शारका पलटकर दुरैद को देखने लगी, जो कि किचन में मौजूद संजीदगी से उसे देख रहा था। साहिब जी, अगर बड़ी बेगम साहिबा को मालूम हो गया कि मैंने आपको कुछ भी बताया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी। शारका डरती हुई दुरैद से बोली। खादिम भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। दुरैद एकदम बोला, जितना तुमसे पूछा गया है उतना बताओ। दुरैद के सख्ती से बोलने पर खादिम एकदम बोल उठा, आइए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ। खादिम के बोलने पर दुरैद ने मुड़कर खादिम को देखा, फिर शारका की तरफ देखता हुआ तंबीह करने वाले अंदाज में बोला, छोटी बीवी को किसी भी बात का इल्म नहीं होना चाहिए, और ना ही बड़ी बेगम साहिबा को मालूम होना चाहिए कि मैं ये सब जान चुका हूँ। समझ में आ रहा है तुम्हें? दुरैद की बात सुनकर शारका ने जल्दी से किरार में सर हिलाया। जाओ, छोटी बीबी का खाना ऊपर कमरे में ले जाओ। दुरैद शारका को बोलता हुआ खादिम के साथ कॉटेज के बाहर जाने लगा। रात 12 बजे के करीब जब वह सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में पहुंचा तो बेड पर जिमल को सोता हुआ पाया। ये कॉटेज जो कि 2 बेडरूम पर मुश्तमिल था, दुरैद को याद पड़ता था वह जब भी यहाँ आता था दूसरे वाले बेडरूम में आज़म और समन का क़याम होता था, जबकि ये वाला कमरा दुरैद के हिस्से में आता था। बचपन में वो अक्सर आज़म और समन के साथ यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आता था।
मगर समर की मौत के बाद से उसने यहाँ आना छोड़ दिया। मुश्किल से वो 3 से 4 बार ही यहाँ आया होगा, जबकि आज़म और तबिंदा हर साल जिमल के साथ एबटाबाद का ज़रूर चक्कर लगाते। यकीनन अब इस कमरे में हर साल जिमल ही ठहरती होगी। जब भी वो बिल्कुल बेफिक्र होकर लापरवाह अंदाज में बेड पर लेटी हुई गहरी नींद सो रही थी। दुरैत कमरे का दरवाज़ा लॉक करके जिमल के करीब बेड पर बैठ गया, लेकिन वो जो कुछ दुरैत बेजमार में देख कर आया था, इस पर उसका दिमाग उलझ कर रह गया। पॉकेट से सिगरेट का पैकेट लाइटर निकालने के बाद वह स्मोकिंग करता हुआ थोड़ी देर पहले वह अजीब से इत्तेफाक को सोचने लगा। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कोठी से बाहर बने हुए स्टोर रूम के अंदर कोई ऐसी खुफिया जगह भी हो सकती है जिसमें तय खाना मौजूद था, या फिर यह तय खाना किसी खास मकसद के लिए बाद में बनवाया गया था। जब खादिम दुरैत को इस तय खाने में लेकर गया तो दुरैत वहाँ पर जंजीरों में बंधे हुए शख्स को देखकर शौक में मुब्तला हो गया। बुढ़ापे, खस्ता हाली, बीमारी के बावजूद वो इस शख्स को पहचान गया था। जंजीरें खोलो, दुरैत इस शख्स को देखता हुआ खादिम से बोला। मगर साहिब जी, खादिम दुरैत की बात पर परेशान होता हुआ बोला तो दुरैत गुस्से में खादिम को घूरने लगा। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जंजीरें खोलो फ़ौरन। अब की बात दुरैत के सख्ती से बोलने पर खादिमी शख्स के पाँव की बंधी हुई जंजीरें खोलने लगा। फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर बेसुध लेटा हुआ शख्स होश में आया। खावर अंकल, आप खावर अंकल हैं ना? तबिंदा आंटी के हस्बैंड, जिमल के फादर। दुरैत उस शख्स के पास बैठता हुआ बोला। उसकी आंखें हरगिज़ धोखा नहीं खा सकती थी। वो खावर को पहचान चुका था, जिसके बारे में सबको ये मालूम था कि वह तबिंदा को तलाक देने के बाद जिमल और तबिंदा को छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुका था। तुम कौन हो तुम? उस बूढ़े शख्स के चेहरे पर शनासाई की रकम तक न थी। वो दुरैत को नहीं पहचान सका था, तभी हैरत से पूछने लगा, और इतना बोलने के साथ ही उसका सांस उखड़ने लगा। मैं दुरैत, आपके दोस्त आज़म का बेटा। पहचाना आपने मुझे? दुरैत खावर से अपना तारुफ करवाता हुआ बोला। खावर बहुत गौर से दुरैत को देखने लगा और पहचानने की कोशिश करने लगा। आज़म और समन का बेटा दुरैत, तुम दुरैत हो? हाँ, याद आ गया मुझे। खावर दुरैत को पहचान गया था जब उससे बोला। वो बमुश्किल अपने जो जुमला अदा कर पाया, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं अंकल, और किसने आपके साथ ये सब कुछ किया? कौन है आपकी इस हालत का जिम्मेदार? दुरैत के दिमाग में बहुत सारे सवालात एकदम से उठने लगे, जो वो खावर से जानने के लिए बेताब था। आज़म ने, तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ पर कैद किया था 19 साल पहले। वही है मेरी इस हालत का जिम्मेदार। बोलते हुए न सिर्फ खावर की आंखों में आंसू निकलने लगे, बल्कि उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। जबकि दुरैत खावर के मुँह से आज़म का नाम सुनकर एकदम सख्ते में आ गया। अंकल, क्या हो रहा है आपको? अंकल, खादिम जाओ, कार निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा अभी। दुरैत खावर की बिगड़ती हुई हालत को देखकर जल्दी से खादिम से बोला तो खावर तकलीफ से सांस लेता हुआ नफ़े में सर हिलाने लगा। बस। दुरैत ने उसे अपने तकलीफ से कराहते और आंखें बंद करते देखा, फिर उसका जिस्म साकित हो गया। दुरैत हैरत ज़दा होकर खावर के बेजान वजूद को देखने के बाद खादिम को देखने लगा। साहब जी, मुझे लगता है इसकी मौत हो गई है। खादिम की बात सुनकर दुरैत बिस्तर पर लेटे हुए खाबिर को देखने लगा। खाबिर बहुत से ज़रूरी सवालात के जवाब अपने साथ ही लेकर दुनिया से जा चुका था, जिसके जवाब यहाँ के मुलाजमीन नहीं जानते थे, जिसके जवाब जानने के लिए दुरैत को तजस्सुस था, जिसके जवाब अब उसे सिर्फ तबिंदा से ही मिल सकते थे। अगर उसके बाप ने 19 साल पहले अपने दोस्त को कैद कर रखा हुआ था, तो उसके बाप के साथ तबिंदा भी आज़म के जुर्म में बराबर की शरीक थी, क्योंकि वह सब बातों से वाकिफ़ थी। सवाल ये पैदा होता था कि उसके बाप ने अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। दुरैत सिगरेट पीता हुआ सोचने लगा। तबिंदा को हासिल करने के लिए दुरैत को खुद ही जवाब मिल गया। यह कदम आज़म ने तबिंदा को हासिल करने के लिए उठाया था, क्योंकि वह बचपन में अपनी आंखों से जो मंजर देख चुका था, वो इस बात की अहम कड़ी थी। दुरैत स्मोकिंग करता हुआ खुद से नतीजा अखज़ करने लगा। अचानक उसका दिमाग समन की तरफ चला गया। अगर उसका बाप अपने दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए शिकायत कर सकता था, तो फिर अपनी पहली बीवी को, क्या उसकी मौत खास आती थी या फिर प्री प्लान? यह बात दुरैत के जहन में आते ही इसको घबराहट से होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर धुआं सा भर गया है। मगर यही हालत कमरे की भी थी। स्मोकिंग करने की वजह से कमरे में धुआं भरने लगा था। दुरैत को उठकर कमरे की खिड़की खोलनी पड़ी। ठंडी हवा में सांस लेता हुआ वो खुद को पुरसुकून करने लगा। ऐसा ज़रूरी भी नहीं था जो सलूक आज़म ने अपने दोस्त के साथ किया, वही सलूक को अपनी बीवी के साथ करता। ऐसा भी हो सकता था कि उसकी माँ की मौत वाकई सीढ़ियाँ गिरने की वजह से वाक़या हुई हो। अब वो खिड़की से बाहर देखता हुआ मुस्बत अंदाज में सोचने लगा। पूरी सच्चाई अब वो वापस आने के बाद तबिंदा से जानने का इरादा रखता था, क्योंकि असल हकीकत अब उसे तबिंदा से ही मालूम हो सकती थी। जिमल के करवट लेने पर दुरैत ने मुड़कर बेड पर सोई जिमल पर नजर डाली। खिड़की खोलने की वजह से कमरे में ठंड बढ़ रही थी। शायद वो इस वजह से नींद में बेचैन हो रही थी। दुरैत ने खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी जैकेट उतारकर जिमल के बराबर में बेड पर लेटता हुआ जिमल को देखने लगा। हकीकत चाहे कुछ भी हो, दुरैत की मोहब्बत इस लड़की से कम नहीं हो सकती थी। ना वो इससे मोहब्बत करना बंद कर सकता था। दुरैत अपने और जिमल के बारे में सोचता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के वक्त जिमल की आंख खुली तो वो बाएं जानिब करवट लिए बेड पर लेटी हुई थी। इसका सर तकिए की बजाय अपने पुश्त पर सोए हुए दुरैत के फैले हुए बाजू पर टिका हुआ था। जिमल को दुरैत से पूरी तवक्का थी कि वह रात इसी रूम में आकर उसी के पास सोएगा, क्योंकि यहाँ आकर वो उदास हो जाता, खुद को अकेला महसूस करता था। वह जिमल को लाया भी अपने साथ शायद इसी वजह से था, ताकि अपनी उदासी और अकेलेपन का इलाज कर सके।
कंफर्टर के अंदर मौजूद होकर भी जिमल को इस वक्त सर्दी महसूस हो रही थी। वजह हीटर का बंद होना था, जो कि दुरैत ने लाजमी रात को सोने से पहले बंद कर दिया होगा। जिमल कंफर्टर से अपना हाथ बाहर निकालकर साइड टेबल पर रिमोट कंट्रोल ढूंढने लगी, जो कि दुरैत सोने से पहले न जाने कहाँ रख चुका था। कंफर्टर से बाहर निकलकर हीटर ऑन करना इस वक्त जिमल को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा, मगर कमरे के टेम्परेचर को देखा यह काम करना ज़रूरी था। इसलिए कंफर्टर से बाहर निकलने से पहले वह अपने ऊपर से दुरैत का हाथ हटाने लगी। जिमल को पता भी नहीं लगा कि उसके छूने से दुरैत की आंख खुल चुकी थी।